हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे लेक्चर्स को शुरू किया और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली 9 लेक्चर्स कंप्लीट किए बच्चों। वी हैव कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली 9 लेक्चर्स। तो आज हम लोग हमारे 10th लेक्चर पे जाएंगे। बेसिकली आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम हमारे चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंट वेट के बीच में डिफरेंस पढ़े थे, है ना। और हमने एन फैक्टर के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमने इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी डिराइव किया था बच्चों इन द प्रीवियस लेक्चर। तो हम लोग ने क्या डिराइव किया था? हमने ये देखा था कि भाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू क्या आएगा, दैट इज एन फैक्टर। ये हमारा फॉर्मूला था। वेर एन हियर मीन्स मोल, यहां पर एन का मतलब क्या होता है? दैट इज मोल। ओके, एंड एन फैक्टर तो वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ कैन वी चेक। मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा कि भाई किस तरह से हम लोग एन फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। मैं कुछ मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स लूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यस, जरा ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि भाई मोल्स ऑफ ए that is equal to moles of B, that is equal to moles of C, that is equal to moles of D। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग आगे जाएंगे, दैट इज एन फैक्टर, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एन फैक्टर क्या होते हैं, कैसे ढूंढते हैं, वो मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। चलिए पहले तो हम लोग यहां पर हेडिंग कर देते हैं, दैट इज एन फैक्टर। ठीक है, दैट इज एन फैक्टर। जरा ध्यान देना स्टूडेंट्स। वैसे एन फैक्टर का मतलब क्या होता है? चेंज इन एन फैक्टर का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल का ले लो आप या फिर कोई भी एटम आयन का ले लो। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हमें क्या बताता है? इट शोज टू अस द एन फैक्टर वैल्यू। क्या शो करेगा? एन फैक्टर वैल्यू। जरा ध्यान देना, लाइक हमारे पास है KMnO4। पहले एक काम करते हैं, पहले थोड़े इजी वाले लेते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास है HCl, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप HCl को लोगे तो जब वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट मॉलिक्यूल का डिसोसिएट होना, इट मींस के उसका टूटना, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ आयंस इज कॉल्ड डिसोसिएशन, ठीक है। इसका क्या होगा? डिसोसिएशन होगा, तो ये बनेगा H प्लस Cl माइनस बनेगा। देखो यहां पर मैं डिसोसिएशन का डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स into its आयंस, उसके आयंस में जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन बोलते हैं। अब ये जो HCl होता है वो टूटकर H प्लस एंड Cl माइनस बनाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन का H प्लस क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। क्या किया होगा? उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया होगा, और इसका मतलब होता है कि भाई उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जो था उससे 1 नंबर जितना चेंज आया है, यानी कि इसका यहाँ पर एन फैक्टर क्या बनेगा? दैट विल बी 1, है ना, दैट विल बी 1। आप एन फैक्टर को ये भी समझ सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, आप ये तरीके भी उसको याद रख सकते हो, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं वही उसका एन फैक्टर बनेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी आर टेकिंग हियर HCl, है ना। पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स। H2SO4 लेते हैं, HCl तो आगे ले ही लिया है हमने, ठीक है। अब अगर हम लोग ने H2SO4 का एग्जांपल लिया है तो वो जब ब्रेक होगा, व्हेन इट ब्रेक्स, तो क्या बनेगा? वो 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस बनेगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, गौर करोगे, तो यहाँ पर एक H का चार्ज क्या है बच्चों? तो एक H का चार्ज +1 है ना। क्या है? +1 है। तो हमारे पास कितने H है? 2 H है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कितना हुआ होगा? 2, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया होगा? तो 2 जितना आया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एन फैक्टर बनेगा, दैट इज 2। क्या बनेगा इसका एन फैक्टर?
हियर इट्स एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 2, है ना। देखो ये एन फैक्टर आना बहुत ही जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस स्टूडेंट्स। देन नंबर 3 एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 3। ओके, लाइक अब ये थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड अब एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा ध्यान देना आप। मैंने एकदम बेसिक एग्जांपल लिया था पहले तो, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने एक लेवल हाई लिया, अब मैं एक और लेवल हाई लूंगा। धीरे धीरे करते करते हम लोग स्टेप बाय स्टेप टफेस्ट लेवल तक जाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, दैट इज KMnO4, जिसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट। लाइक KMnO4 यहाँ पर है, जरा ध्यान से देखना। अब क्या होगा, पे अटेंशन हियर। पोटेशियम पर मैग्नेट में देखो जरा ध्यान से, वो होगा क्या उसका, तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, ठीक है, उसको अगर आप एसिडिक कंडीशन में रखते हो, अब यहाँ पर एरो के ऊपर H+ दिया हुआ है, जिसका मीनिंग ये होता है कि ये एसिडिक कंडीशन में है, ठीक है ना। इफ हियर इट्स OH- is given, it means that it is in the basic medium, but as here H+ is given, it is in the acidic medium, because acid give H+ ion. Let me write there, जरा ध्यान से देखना। Let me write here, acid gives H+ ions, okay, and base gives OH- ions, okay, base gives OH- ions and acids gives H+ ion. So be attentive here students, okay, be attentive here and pay attention also. Now when you are taking KMnO4 in the acidic condition, what will happen, it will start forming Mn+2 ion, Mn+2 ion। अब देखो Mn का यहाँ से यहाँ पर कितना चेंज हुआ, उसी से हमें पता चलेगा कि भाई उसका एन फैक्टर क्या है, समझे कि नहीं, उसी से हमें पता चलेगा कि उसका एन फैक्टर क्या है। लाइक ये तो बात फिक्स है कि भाई K जो है पोटेशियम, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +1। कितना होता है, +1। O का होता है -2, लेकिन यहाँ पर 4 हो तो -8 हो जाएगा, तो -8 + 1 कितना होता है, -7। -7 वहां जाएगा तो कितना बनेगा, +7 बनेगा। कितना बन जाएगा, +7 बन जाएगा। तो ये जो +7 हुआ ना, ये जो +7 हुआ ना, ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स बनाता हूं, ये +7 है, ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितना बना, +2 बन गया। ये कितना आया है, +2 आया है, यानी कि इसमें नेट चेंज कितना हुआ, क्या हुआ मैं बताता हूं। यानी कि इसमें +7 से +2 हुआ है, नेट चेंज कितना हुआ है, +7 से +2 हुआ, यानी कि 5 जितना चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है, 5 नंबर जितना चेंज हुआ है। तो इसका जो एन फैक्टर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 5, समझेंगे नहीं स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू 5। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है ना। तो इसके लिए ये सारे रिएक्शंस आना भी जरूरी है, इसलिए मैं पहले से आपको करवा देता हूँ। हम लोग एक और लेते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक वी आर हैविंग K2Cr2O7, हम लोग ये ले रहे हैं K2Cr2O7। अब देखो इसको मैंने एसिडिक कंडीशन में लिया है, H+ कंडीशन में, तो ये क्या बनता है, ये बनता है Cr3+, है ना। क्या बनता है, Cr3+। अब आपको वापस गिनना पड़ेगा कहां पर क्या होगा। देखो एक K का +1 होता है, यहाँ पर 2 K है, तो कितना चार्ज बनेगा, +2 बन जाएगा। यहाँ पर एक O का -2 होता है, तो 7 हुए तो -14 होगा, तो -14 में से +2 गया तो -12 रहा, -12 उस साइड जाएगा, ओके। -12 अगर साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। याद रखना साइड चेंज होता है तो साइन चेंज होता है बच्चों, याद रखना मैथ्स का रूल है कि साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो अब इसका चार्ज आपको मिलेगा +6, तो ये +6, अब जरा ध्यान से देखना, इसका +3 है, इसका +3 है और उसका +6 है, तो इसका +6 से +3 हुआ है, यानी कि डिक्रीज बाय 3 हुआ। कितना हुआ, डिक्रीज बाय 3 हुआ है, ओके, दैट हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 3। अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज बाय 3 हुआ तो इसका एन फैक्टर क्या बनेगा, इसका एन फैक्टर बनता है दैट इज इक्वल टू 3। कितना बना इसका एन फैक्टर, दैट इज इक्वल टू 3, समझेगे नहीं। तो K2Cr2O7 में उसका एन फैक्टर बनता है दैट इज 3। कितना बनता है, 3। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज 5th एग्जांपल, ओके, दैट इज H2C2O4। क्या मिलता है, CO2। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर कार्बन का +3 होता है, आप लोग गिन सकते हो,
ठीक है, और यहाँ पर कार्बन का होता है +4। आप गिन सकते हैं, यहाँ पर +3 से +4 हुआ, तो ये n फैक्टर कितना बनेगा, इसका 1 आएगा। व्हाट विल बी द n फैक्टर, दैट विल बी इक्वल टू 1। समझे कि नहीं, n फैक्टर विल बी इक्वल टू 1। अब देखो KMnO4 को और भी कंडीशंस में हम लोग ले सकते हैं, वी कैन टेक इट इन ऑल मोर कंडीशंस। लाइक मैं लिख रहा हूँ 6th एग्जाम्पल नंबर 6 ले रहा हूँ। मेरे पास है KMnO4 है, ठीक है, उसमें अगर मान लो कि भाई OH माइनस है, ठीक है, यानी कि आपने बेसिक कंडीशन क्रिएट किया, तो वो बनता है K2MnO4। क्या बनता है, K2MnO4। और अगर मान लो कि भाई आपने वहां पर न्यूट्रल कंडीशन रखा, आपने क्या किया, न्यूट्रल कंडीशन यानी कि N लिया मैंने, तो क्या बनेगा MnO2। क्या बनेगा, MnO2, ठीक है, MnO2। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, दोनों जगह पर n फैक्टर की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। लाइक यहाँ पर Mn की जो वैल्यू है +7 है, ठीक है, यहाँ पर Mn की वैल्यू कितना, -8 + 2 -6, तो ये +6 आएगा। यहाँ पर Mn की वैल्यू +4 आएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 7 से कितना हुआ, 6 हुआ, तो इसका n फैक्टर कितना आएगा, 1 जितना। एक ही नंबर जितना चेंज हुआ ना, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ 1 नंबर से चेंज हुआ है, ठीक है। वहां पर क्या होगा, +7 से +4 आया, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है that has been changed by 3, it has been changed by 3, so as it has been changed by 3, its n factor will be 3। तो इस तरह से we can find the n factors। is it clear to all of you? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, n factors को फाइंड करते हैं। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। n factors हमें क्या पता चलता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या मॉलिक्यूल्स में कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया है। आप ये भी ले सकते हो कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स का वहां पर क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। लाइक सबसे बेसिक एग्जांपल हमने लिया है, दैट इज HCl। हम लोग और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक वी आर हैविंग फॉर एग्जांपल, मैं 1A कर देता हूँ उसको एग्जांपल के तौर पर। मेरे पास NaOH है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जब ब्रेक होगा तब ये Na+ OH माइनस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, ऑब्वियस बात है कि भाई इधर इसका जो भी n फैक्टर वैल्यू होगा वो भी 1 ही होगा, क्योंकि n जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन OH माइनस को देता है, ठीक है। सेम वे हमने H2SO4 का किया, जिसका n फैक्टर होता है 2। KMnO4 में अगर वो एसिडिक कंडीशन में है तो n फैक्टर बनेगा 5। अगर K2Cr27 एसिडिक कंडीशन में है तो n फैक्टर होगा 3। अगर H2C2O4 है, अगर वहां पर कितना होगा, n फैक्टर 1 होगा। और अगर KMnO4 को आपने बेसिक कंडीशन में लिया तो n फैक्टर 1 होगा, एंड अगर उसको न्यूट्रल कंडीशन में लिया तो उसका n फैक्टर 3 आएगा। बच्चों समझ में आया इतना, ये n फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया इतना। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद आप फिर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर चलिए ये तो छोटी सी चीज़ है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट इट डाउन। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कम ऑन, टेक 10 सेकंड्स टाइम आई एम गिविंग यू, फिर बाद में लिख लेना आप। मैं जितना भी बोर्ड पे लिखवाता हूँ, मैं हर बार उसका स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम ज़रूर देता हूँ, ठीक है। ओके चलो आगे जाते हैं। यस, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब मैं एक जेई का न्यूमेरिकल करवाता हूँ जो 2007 में पूछा हुआ है ना, दैट वी विल डू। सो पे अटेंशन हियर, बी अटेंटिव हियर स्टूडेंट्स। Okay, pay attention students. We are having question number, that is yes, the number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडियम। ओके चलो क्वेश्चन ये है, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, वी आर हैविंग KMnO4, ओके, SO3 2 माइनस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एसिडिक कंडीशन के अंदर। क्या मिल रहा है, Mn2+ मिलेगा। आपको तो याद ही है कि भाई KMnO4 को अगर आप एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करवाते हो तो आपको Mn2+ मिलेगा, ठीक है। प्लस आपको क्या मिलेगा, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, सल्फेट आयन यानी कि SO4 2 माइनस आयन, ठीक है।
अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका तो क्या है, मूल तो नहीं पता, इसका मूल 1 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, बी अटेंटिव हियर। अब यहाँ पर ये -2, अब देखो यहाँ पर सल्फर का चार्ज कितना है, तो आप वो देखो यहाँ पर है +4 जितना, है ना, -6 -8 +8 जितना होगा, यहाँ पर +8 जितना है, और वहां पर कितना है, -8। ओके, हम लोग देखते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर -6 और वहां जाएगा +6, तो यह +4 जितना है, यहाँ पर +6 है, तो यहाँ से यहाँ 2 जितना फर्क आया है ना, 2 जितना। अब हम लोग पढ़े हैं कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 याद करो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ SO3 है, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू n फैक्टर ऑफ KMnO4, ये वाली फॉर्मूला आगे पढ़ी थी ना हमने, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3 इनटू n फैक्टर ऑफ SO3 क्लियर हुआ आप लोग को। चलो मोल्स ऑफ KMnO4 तो हमें ढूंढने हैं, ठीक है, वी वांट टू फाइंड इट, पर उसका n फैक्टर कितना आया, आप खुद से सोचिए, 7 जितना रहता है ना, 5 जितना चेंज आया, +7 से +2 हुआ, यानी कि 5 जितना चेंज आया, तो मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर कितना आएगा, उसका 5 आएगा, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3 कितना है, 1 मोल दिया हुआ है, इनटू उसका n फैक्टर कितना आ रहा है, अरे आप सोचो ना, यहाँ पर +4 था, यहाँ पर +6 हुआ, यानी कि 2 जितना चेंज आया, इसको वहां ले जाओ आप, तो आपको मिल जाएगा मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 2/5, ये मिल गया ना आंसर, दैट इज इक्वल टू 2/5। यस, इसी तरह से सॉल्व करना है, ऐसे इजी सम्स ही आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 2007 में पूछा गया है, इट हैज बीन आस्क्ड इन 2007। ओके, मैं लिख देता हूँ इसको, एक्चुअली AIEEE में पूछा हुआ है 2007 में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है। मैं वापस समझाता हूँ, देखो हमें क्या पूछा है, आपको KMnO4 के मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और क्या बताया है कि भाई KMnO4 जो है वो सल्फाइड के साथ एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट होता है, और वो Mn+2 एंड SO4 बनाता है। हमने यहाँ पर देखा कि भाई SO3 का 1 मोल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आते आते कितना चेंज आ रहा है, तो 5 n फैक्टर है उसका, और यहाँ से यहाँ उसका n फैक्टर 2 है। अब हमने आगे यही लेक्चर में आगे ही देखा था कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ SO3 होगा, सही है कि नहीं, लेकिन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, मोल्स इनटू n फैक्टर, मोल्स किसका, KMnO4, n फैक्टर किसका, KMnO4 का, इज इक्वल टू मोल्स यहाँ से यहाँ, बस सारे वैल्यूज रख दिए, एंड मोल्स ऑफ KMnO4 मिल गया, खत्म, मोल्स ऑफ KMnO4 मिल गया है। यस, तो ये टाइप का एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए भी हो गया हमारा। अब हम आगे जाते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब ये नया टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो चैप्टर खत्म नहीं होगा, बट एक लेक्चर लेना पड़ेगा मुझे, एक और वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है, वेट 1 सेकेंड, हाँ एक और वीडियो लेक्चर होगा, यानी कि टोटल 11 लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने कंप्लीट किया। ओके, एक और वीडियो लेक्चर होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला जो हमारे पास द फर्स्ट वन, मैं जरा इसको बोर्ड को सेट कर लू, हाँ यस, बी अटेंटिव हियर स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव हियर। कॉन्सेंट्रेशन का जो पहला टर्म है दैट इज मास परसेंटेज, है ना, दैट इज मास परसेंटेज। हम लोग एक के बाद एक शांति से करेंगे, और हर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स, देखो कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं, लाइक अगर आपको कोई भी चीज का वॉल्यूम मेजर करना है तो वॉल्यूम के लिए अलग अलग टर्म्स रहते हैं ना, लाइक ml में मेजर कर सकते हैं, लीटर में मेजर कर सकते हैं, गलून्स में मेजर कर सकते हैं। सेम वे हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिससे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। लाइक कोई भी चीज का वेट मेजर करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, मास है, मतलब किलोग्राम है, ग्राम्स है, क्विंटल्स है, मेट्रिक टन्स है, ये सारे अलग अलग यूनिट है ना मेजर करने के। मिलीग्राम भी है, दवाइयों को मिलीग्राम में, mg में मापते हैं। सेम वे कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग टर्म्स होते हैं, वी आर हैविंग डिफरेंट टर्म्स। ओके, चलो मास परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, मास परसेंट, ठीक है, हाउ कैन वी फाइंड द मास परसेंट। जैसे कि हमारे पास मास परसेंट कैसे होगा, सी दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, उसका फॉर्मूला ये है, मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना भी जरूरी है, ठीक है। ओके, चलो कुछ एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर होगा। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by adding 2 gram of a substance, by adding 2 gram of a substance, लेकिन वो कौन सा सब्सटेंस लिया है, ए लिया है आपने, ठीक है, ए टू 18 ग्राम वाटर, कितना 18 ग्राम वाटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बोला है। देखो यहां पर किसका मास परसेंटेज फाइंड करना है, सॉल्यूट का। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स कौन से रहते हैं, तो वी आर हैविंग 2 कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज द सॉल्वेंट, लाइक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वी आर टेकन हियर, ओके। But here we have mentioned that we have to find the mass percent of solute. Now when you want to find the mass percent of solute, okay, what you will do, you will take it, you will take it for finding it, okay. Like if we imagine that we are given here the 2 gram of the solute, okay. Now first find that out of these 2 given compounds, which one is solute and which one is solvent, okay. So how can you find? You just find that which of them is having less in amount, that will be solute, and the another will be the solvent, okay. Like when we compare, here we have given a substance A that is 2 gram and another substance B that is water 18 gram. Which one is the lesser amount? This one is in the lesser amount. So what will happen, as this is in the lesser amount, what will happen in such condition, here this is in the lesser amount, so in such condition what will happen, yes, this is solute and this is the solvent. Now we want to find this mass percent of this solute. How can we find it? Pay attention here. Zara check karna. What is the formula for it? So mass percentage, that is percentage W by W. It is represented by percentage W by W. That is equal to mass of solute कितना है, 2 ग्राम है, ठीक है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम्स, दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम्स, ओके। डिवाइड बाय टोटल कितना आएगा, 20 ग्राम्स आएगा। परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब देखो जो भी यूनिट है वो कट आउट हो जाएंगे, लाइक ग्राम कट आउट हो गए, बराबर के नहीं, ये जीरो कट, ये कट, तो आंसर कितना आएगा, 10% आएगा। कितना आएगा, 10% आएगा। तो ये हमारा आंसर है, दैट इज द मास परसेंटेज। इज इट ओके? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 1, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल नंबर 2। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। लाइक we have added 5 gram sugar in 95 gram water। हमने क्या किया, हमने 5 grams ऑफ शुगर लिया और उसको 95 ग्राम वाटर में ऐड किया। क्वेश्चन ये है, फाइंड परसेंटेज W by W फॉर सॉल्यूट। सॉल्यूट का परसेंटेज W by W फाइंड करना है ना। अब जरा आप लोग ध्यान से देखना, कि जरा गौर करना, ये कितना है, 5 ग्राम है, वो कितना है, 95 ग्राम है। इज इट ओके? ये 5 ग्राम है, वो 95 ग्राम है। क्लियर है ना, 5 एंड 95 है, ओके। जरा ध्यान से देखना, 5 एंड 95 ग्राम से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यस पे अटेंशन हियर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पे अटेंशन हियर, ओके, पे अटेंशन हियर। 5 ग्राम शुगर 95 ग्राम वाटर में लिया हुआ है। तो देखो पहले तो देखो यहां पर जरा ध्यान देना, जो कम अमाउंट में है, शुगर कैसा है, लेस अमाउंट में है, तो वो सॉल्यूट बनेगा। और ये क्या है, हाई अमाउंट में, तो ये सॉल्वेंट का काम करेगा। पूरे का टोटल करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम द सॉल्यूशन, है ना। तो टोटल कितना होगा, 5 ग्राम प्लस 95 ग्राम, कितना आ जाएगा, 100 ग्राम्स आ गया, ठीक है। नाउ परसेंटेज W बाई W इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100।
100 कट हो गया, 5% विल बी अवर आंसर। क्या आएगा? 5% विल बी अवर आंसर। दिस इज अवर आंसर। इज इट ओके टू यू? क्या सबको समझ में आया? इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी तरह से परसेंटेज v बाई वी भी आता है, परसेंटेज w बाई वी भी आता है, जो हम आगे करेंगे। बट क्या इधर तक सबको क्लियर हुआ है? चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, है ना। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। कम ऑन, 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Yes, okay, no problem. Good. I think that your noting down has been completed. So be attentive here. Yes, students. So we have completed this topic. Now in the next coming lecture, what we will do? हमने यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये जरा ध्यान देना यहाँ पर। हमने यहाँ पर क्या किया है? We have completed here. That is the what we say mass percent, and हमने वो भी कंप्लीट किया, एज वेल एज n फैक्टर्स के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अब आगे हम लोग परसेंटेज v बाई वी यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास अपॉन वॉल्यूम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन के टॉपिक जो है वो अगले एक वीडियो के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा कल के लेक्चर में। कल आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत अटमोस्ट वेडनेसडे तक तो थर्सडे तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा और पढ़ाई करने में मजा भी आ रहा होगा। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। बी एट होम ओनली एंड स्टे सेफ।